हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 4 के बारे में। और ये सीरीज हमारी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम पर डे दोस्तों लेसन्स के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम क्लास 9th का जो पहला लेसन है साइंस का एनसीईआरटी का हमारे आसपास के पदार्थ, उसके 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 30 क्वेश्चन के बारे में हमने तीसरे लेसन में बात करी थी, तीसरे पार्ट में, और आगे के 30 क्वेश्चन के बारे में हम चौथे पार्ट में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रश्न काफ़ी सरल है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कहाँ पूछे जाते हैं। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर वो पूछे नहीं जा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और एक और चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है कि 10th और 9th और 10th का सिलेबस आपकी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि 9-10th का एनसीईआरटी लेवल का पूछा जाएगा। और दोस्तों इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों का 80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, और 80,000 में से कम 6 से 8 शिफ्टों में आप लोगों के एग्जाम पेपर होंगे वन दरोगा के। और 8 शिफ्ट में अगर एग्जाम पेपर होता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 800 क्वेश्चंस आयोग को बनाने हैं कुल मिला के। और 800 क्वेश्चन अगर उसे बनाने हैं तो 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही दोस्तों वो क्वेश्चंस बनेंगे। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 80% या 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिलेंगे। हो सकता है कि 20% क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के मिल जाए, लेकिन 80% आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिलेंगे। और अगर 9-10th की एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता है दोस्तों, तो ऑनलाइन एग्जाम में एक और ऑप्शन आप लोगों को मिलता है आउट ऑफ सिलेबस का। यानी कि अगर सिलेबस के बाहर से है तो वहाँ पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो लोग और वीडियोज़ देख लें, वो लोग अलग अलग हाई स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th का पढ़ लें। लेकिन दोस्तों 9-10 तो एटलीस्ट आपका करना हुआ होना ही होना चाहिए। अगर आपने 9-10 पढ़ लिया है तो आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन 9-10 तो आप बिल्कुल करिएगा। और इतनी गारंटी है कि एनसीईआरटी की अगर ये हमारी सीरीज पूरी हो जाती है 9th और 10th की, अगर हम एनसीईआरटी की किताब पूरी कर देते ना, तो 100 में से 80 नंबर लाने लायक आप लोग हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी एग्जाम्स देखे होंगे यूके SSC के प्रेजेंट टाइम पे, भले ही दोस्तों आप ग्रुप सी के वीडियो वीपीडी वाले एग्जाम पेपर भी देखें, तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी की एक लाइन बाई लाइन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वही मेरी कोशिश है आपको इस सीरीज में कराने की। बाकी आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात करती है 2900 क्वेश्चन के बारे में कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? संगलन कहते हैं। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण। ठोस से द्रव यानी कि दोस्तों आपका बर्फ है, बर्फ अगर पिघल के आपका क्या बन जा रहा है? पानी बन जा रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। और यहाँ पे द्रव से गैस यानी कि आपका पानी है, और पानी को जब आप उबालते हैं तो पानी उबल के क्या हो जाता है? भाप बन जाता है। तो भाप हमारी क्या है? गैस है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। पानी भाप बन के ऊपर जाए, वाष्पीकरण के कारण ही बादल बनते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31वां कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए, आप गैस से द्रव यानी कि भाप से आपको पानी बनाना है, तो गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को दोस्तों संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या? संघनन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब आपको क्या करना है? पानी से बर्फ बनानी है, यानी कि द्रव से ठोस बनाना है। तो द्रव क्या है? पानी, और ठोस क्या है? बर्फ है। तो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? हिमीकरण कहते हैं, या हिमीकरण के साथ साथ ही इसको जमना भी कहते हैं। जमना, हिमीकरण या जमना इसे कहा जाता है। अब इसका एक मैं दोस्तों आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा ठोस, देखिए ठोस को मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से, देखिए ठोस से द्रव अवस्था, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों क्या? संगलन। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा दोस्तों, संगलन मंगलन को क्या कहते हैं। ठीक है। और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। एक प्रश्न आपको किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन, द्रव से गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। अब इसी का उल्टा, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि गैस से लिक्विड में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संघनन। और काफी सारे लोग संगलन और संघनन में कंफ्यूज रहते हैं। तो संगलन क्या है दोस्तों? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, और संघनन क्या है? गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। इसी प्रकार से द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? फिर इसे कहते हैं जमना, या फिर इसी को कहते हैं क्या दोस्तों? हिमीकरण। क्या? हिमीकरण। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको याद चाहिए कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। और गैस से
द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हमारा जमना या फिर हिमीकरण कहते हैं। एक प्रोसेस और दोस्तों, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाना, यानी कि ठोस का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है उधर्वपातन। क्या कहलाता है दोस्तों? उधर्वपातन कहलाता है। तो उधर्वपातन क्या होता है? याद रखना है आपको कि ठोस का बिना द्रव अवस्था में, देखिए दोस्तों ठोस है, बिना द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में नहीं आ रहा है, ठोस सीधे क्या हो रहा है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? उधर्वपातन। जैसे कि आपने देखा होगा कपूर, कपूर की क्या होती है? गोलियां होती है। कपूर ठोस होता है, ठीक सीधे हो क्या होता है? गैस की फॉर्म में आता है। वो कभी लिक्विड में चेंज होता है? नहीं दोस्तों, ऐसे नेफ्थलीन होता है, वो भी सीधे ठोस से क्या होता है? गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को तो उधर्वपातन कहते हैं, लेकिन अब बहुत सारी किताबों में द्रव से गैस, जो हमारा गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को भी उधर्वपातन कहा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली यही दिया गया है कि ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को तथा गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को उधर्वपातन कहा जाता है। लेकिन एक लाइन और मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ कि ठोस से अगर गैस में परिवर्तन हो रहा है तो इसे उधर्वपातन कहेंगे, लेकिन अगर गैस से ठोस में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर गैस से ठोस में परिवर्तन हो रहा है तो इसे कहेंगे निक्षेप। क्या? निक्षेप। और निक्षेप ऑप्शन में नहीं होगा, तब आप यहाँ पे उधर्वपातन को सही कर सकते हैं। ये चार्ट आपको याद रखना है, एक ना एक शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वही क्वेश्चन है कि बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन दोस्तों उधर्वपातन कहलाता है, उधर्वपातन। अगला, गैस से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तन, यानी कि गैस सीधे क्या हो रहा है? ठोस यानी कि सॉलिड में परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निक्षेप। ठीक है, और निक्षेप के साथ साथ ही कभी कभी इसी प्रोसेस को उधर्वपातन भी कहते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में भी दिया गया कि उधर्वपातन ही दिया गया, ठोस से गैस भी और गैस से ठोस भी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 35वां क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चार्ट बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैंने आपको बताया था कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अब यहीं पर एक दोस्तों पॉइंट आता है हमारा, क्या? गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे बोलते हैं क्या? गलनांक, यानी कि किसी भी चीज का गलना। जैसे यहाँ पे ठोस क्या है? बर्फ है, लिक्विड क्या है? आपका पानी है। बर्फ पानी में कब परिवर्तित होगा? तो वह तापमान जिस पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह तापमान जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे बोलते हैं क्या दोस्तों? गलनांक। याद रखना है, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहां पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वह तापमान जिस पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब यहीं से दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वह तापमान जिस पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। जैसे द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता था ना, लेकिन यहाँ पे द्रव का सीधे आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अगर आपको वह तापमान के बेस पे पूछेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, कि हिमांक क्या होता है, और मतलब गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्वथनांक हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट। हिमांक क्या होता है? क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पानी जब भाप में परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तन होगा वह क्वथनांक हो जाएगा, और वह तापमान जिस पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाएगी वह गलनांक हो जाएगा। गलनांक को दोस्तों क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा हिमांक। ठीक है, हिमांक को सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कहा जाता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए, 3 के 3। ठीक है, और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि कौन सा हमारा आप ये कह सकते हैं ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में रहता है दोस्तों? तो जल। जल देखिए, जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो बर्फ के रूप में पाया जाता है, जब ये द्रव अवस्था में रहता है तो पानी के रूप में पाया जाता है, और जब ये भाप के रूप में होता है तो ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो हमने बात करी थी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह ताप जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे बोलते हैं क्या? गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि पिघलना, जहाँ से पिघलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगला है तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है दोस्तों? 273.16 केल्विन होता है। तो ये भी याद रखना है। सेल्सियस भी दोस्तों तापमान का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक है, लेकिन तापमान का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है तो ये होता है क्या? केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। ये भी रिलेशन आपको याद होनी चाहिए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितनी होगी केल्विन में, तो आप 273 में नॉर्मली
10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगी 373 डिग्री 373 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वही मैंने आपसे कहा कि वह तापमान जिस पर द्रव, यानी कि जो आपका द्रव है वह उबल कर भाप बन जाता है, यानी कि उबल द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड का गैस में बदलना, यानी कि वह तापमान जिस पर लिक्विड हमारा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों क्वथनांक। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों हमारा जल का क्वथनांक होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा अल्कोहल का क्वथनांक होता है। यानी कि अल्कोहल, कभी क्या मिट्टी का तेल डालते हैं आग जल्दी जल जाती है, तो अल्कोहल डाल के भी क्या होती है, आग जल्दी जल जाती है। तो वही कारण है कि द्रव अवस्था का भाप अवस्था में परिवर्तित होना, ये हमारा क्या कहलाता है? क्वथनांक या बॉइलिंग। यानी कि गर्म करना आप नॉर्मली कर सकते हैं, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तभी तो गैस में बदलेगी, भाप में परिवर्तित होगी ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उदर्वपातन के उदाहरण? उदर्वपातन क्या था कि ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना बिना द्रव अवस्था में आए, यानी कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाना उदर्वपातन क्या था। तो कपूर भी दोस्तों उदर्वपातन का उदाहरण है, अमोनियम क्लोराइड भी है और नेफ्थलीन भी है। तो ये सभी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है। और कभी कभी दोस्तों कहा जाता है कि ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी हमारा उदर्वपातन का उदाहरण है, लेकिन बहुत कम केसेस में इसे कहा जाता है। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर इसे कलेक्ट किया जाता है, यानी कि उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। और जैसे ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो जो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये डायरेक्टली क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। इसी कारण इसे कभी कभी हमारा उदर्वपातन का उदाहरण भी कहा जाता है। तो किसे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उच्च दाब पर इसे संग्रहित किया जाता है। और जब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, तो ये सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे क्या होता है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गैस को द्रव में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तापमान बढ़ाकर, दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर, दाब बढ़ाकर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों गैस को आपको द्रव में परिवर्तित करना है, तो आप क्या करेंगे, गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित, दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे। क्या करेंगे, दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर। डायरेक्टली आप ये मान के चलिए कि आपका भाप है, ठीक है, और पानी। अगर आपको भाप को क्या करना है, देखिए गैस को द्रव में परिवर्तित करना है, भाप को अगर आपको पानी में परिवर्तित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी कि ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं, गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ये भी दोस्तों पता होगी कि हमारा सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किसमें होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जो पदार्थ के कण होते हैं वो भी एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कण एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, यानी कि अंतराण्विक बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थोड़ा सा कण पास में आएंगे तो अंतराण्विक बल बढ़ेगा। इसके कारण क्या होता है, यही होता है कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, हमारा गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि गैस का क्या होता है, अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, द्रव का अंतराण्विक बल उससे भी मतलब गैस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ठोस का अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि दाब को बढ़ाने से क्या होता है कि जो आपके पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, अंतराण्विक बल बढ़ जाता है। और ताप को घटाने से क्या होता है, टेम्परेचर को आप नॉर्मली कम करेंगे। आपको बताइए कि भाप क्या होता है, तापमान कम करने पर वो पानी में फिर से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर से पानी भाप ऊपर को निकलती है, आप उसमें अपना हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों में आपको पानी पानी जैसा फील होता है। तो ये क्या है, वही हमारा क्या है, जब वो भाप हमारी एग्जॉस्ट होती है, फैलती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है, वह एज ए मतलब पानी के फॉर्म में हमारी चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो गैस को द्रव में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दाब बढ़ाने पर क्या हो रहा है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो नॉर्मली हमारा पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं, और इस कारण क्या होता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प ठंडी होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यही अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने कभी धूप में जब कपड़े सुखाए हैं, क्या धूप में हमारा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं दोस्तों, अगर हम एक्चुअलिटी में देखे जाए, हम कहते हैं कि वह तापमान जिस पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, क्वथनांक।
उसको उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए भी हमें 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर द्रव से हमें गैस में परिवर्तित करना है तो हमेशा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा ही हमें टेम्परेचर चाहिए। उससे कम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, और उससे कम टेम्परेचर पे जो ये प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं क्या, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण का उदाहरण आप लोगों ने बहुत बार देखे भी होंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप जल को खुला छोड़ देंगे तब भी ये धीरे धीरे क्या होती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, और बिना क्वथनांक यानी कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे हुए भी ये क्या हो जाते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि गीले कपड़ों का धूप में सूख जाना। गीले कपड़े, उसमें भी पानी रहता है, लेकिन पानी के बाद में वो सूख जाते हैं, यानी कि उनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी हो जाता है। अगला बात करते हैं कि एक एटीएम ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो एक एटीएम ऊर्जा दोस्तों हमारी 1.01 इंटू 10⁵ एक के बराबर में होती है। ठीक है, 10⁵ पास्कल। दोस्तों यहाँ पे मैं मात्रक लिखना भूल गया हूँ, पास्कल। तो कभी कभी क्या होगा ना, आपको 3 ऑप्शन ऐसे ही देंगे और एक में मात्रक नहीं लिखा होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मात्रक बहुत जरूरी है कि एक एटीएम ऊर्जा किसके बराबर में होती है। तो मतलब किसके बराबर होती है, तो एक एटीएम ऊर्जा 1.01 इंटू 10⁵ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। ठीक है, और वायुमंडल में वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, और किसी समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है, जिसे हम सामान्य दाब भी कहते हैं, सामान्य दाब भी कहते हैं। ठीक है, और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, और एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ही होता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बार भी होता है। ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सतह पर होने वाली घटना निम्न में से सतह पर होने वाली घटना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है इसे सतह पर होने वाली घटना के रूप में भी जाना जाता है। किसे, वाष्पीकरण को। ठीक है, वाष्पीकरण मेनली क्या है, एक सतह पर होने वाली घटना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कपड़े सुखाने का। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप लोग कपड़े होते हैं, आपके घर वाले कपड़े होते हैं, तो कपड़ों को क्या करते हैं, फैला फैला, मतलब दूर दूर डाला जाता है, यानी कि फैला फैला के उसे पूरा कपड़ा धूप में डाला जाता है। क्यों? इसी कारण दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमें उसका वाष्पीकरण करना होता है। अगर आप देखना, अगर आपने बहुत सारे कपड़े धो दिए, आप उन्हें चिपका 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 के धूप में डाल रहे हैं, यानी कि उतना स्पेस उसके बीच में नहीं दे रहे हैं, तो कपड़े सूखने में हमारा ज़्यादा समय लगता है। ये किस कारण होता है दोस्तों, वाष्पीकरण के कारण ही होता है। तो वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। यानी कि नॉर्मली आप दोस्तों ये कह सकते हैं कि अगर आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसी कारण कपड़े सुखाने के लिए हम गीले कपड़ों को अधिक सतह पर डालते हैं। यानी कि गीले, जैसे हमारा पूरा कपड़ा है वो इतना स्पेस घेर रहा है, अगर हम उसे इतनी ही स्पेस में रखें, मतलब धूप में डालेंगे, तो एक देर में सूखेगा। अगर हम ज़्यादा स्पेस में उसे धूप में डालेंगे तो ये ज़्यादा सूखेगा। तो वही है दोस्तों, सतह पर होने वाली घटना वाष्पीकरण को कहा जाता है। कपड़े सुखाने का एग्जांपल आप नॉर्मली मान सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए आप सतह क्षेत्र पर उससे ज़्यादा देंगे, कपड़े को अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो वो और जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो यही है वाष्पीकरण की दर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता में कमी करके निम्न में से किसकी दर को बढ़ाया जाता है। तो आर्द्रता में कमी करके दोस्तों वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आर्द्रता में कमी करके दोस्तों जो नमी रहती है, जैसे आपने कभी कपड़े धोए, आपने कपड़ों को निचोड़ना आप भूल गए, आपने पानी के सही से डाल दिया, तो क्या होगा, कपड़ा सूखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसे निचोड़ निचोड़ के डाल रहे हैं, छटका छुटको के डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका जल्दी सूख जाएगा। तो आर्द्रता में कमी करके क्या होता है, नॉर्मली वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि आप तापमान में वृद्धि करके, टेम्परेचर इंक्रीमेंट करके, या टेम्परेचर या तापमान को बढ़ा के नॉर्मली वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वायु की गति बढ़ाकर भी दोस्तों आप वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि रात को क्या होती है, धूप नहीं होती, तो आपको कपड़े सुखाने होते हैं, तो आप पंखा चलाते हैं, फर्राटा चलाते हैं और कपड़ा रख देते हैं उसके आगे पे, थोड़ी देर बाद कपड़ा सूख जाता है। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और आर्द्रता में कमी करने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों सतह का क्षेत्रफल बढ़ा के या सतह क्षेत्र बढ़ा के भी क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये सारे वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों, तो प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की हमारी चौथी अवस्था है क्या, प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो विलियम क्रूक। याद रखना है दोस्तों आपको, क्या, विलियम क्रूक।
ने क्या करी थी, प्लाज्मा की खोज करी थी। ठीक है, और प्लाज्मा क्या होता है, मेनली अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कण हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता है कि पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद में 2 अवस्थाएं और खोजी गई। ठीक है, 3 अवस्थाएं कौन सी थी, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था मानी जाती है प्लाज्मा, और 5वीं मानी जाती है फिर दोस्तों कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ये है प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं वह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। और प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, यह किस रूप में पाया जाता है, तो आयनीकृत गैस के रूप में, आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। आयोनाइज्ड गैस के रूप में प्लाज्मा हमारा क्या पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लोरिसेंट ट्यूब लैंप होता है और नियॉन लैंप होता है, इसमें भी क्या होता है, हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, सूर्य और तारों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, सूर्य या तारों में उपस्थित ऊर्जा के रूप में भी प्लाज्मा पाया जाता है। विलियम क्रूक ने इसकी खोज करी थी, और प्रश्न आपसे एग्जाम में पहली बार पूछा भी गया है बहुत बार कि सूर्य तथा तारों में उपस्थित ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, तो प्लाज्मा के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 46वां कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी हमारी क्या है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब बीईसी की दोस्तों पदार्थ की 5वीं अवस्था जो हमारी बीईसी है, इसकी खोज कब हुई थी। ठीक है, तो 1920 में दोस्तों सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं करी थी। कब, 1920 में। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज कब हुई थी पूछा जाएगा, तो 1920 में। किस किसने करी थी, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। पहले दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं करी थी, उसके बाद में उन्हीं गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी करी थी, जिसे हम वर्तमान में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी के नाम से जानते हैं। तो खोज 1920 ही मानी जाएगी। किसके किसके द्वारा दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए दोस्तों सन 2001 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, एरिक ए कॉर्नेल। इसी के साथ साथ में वुल्फगैंग केटरले याद लिख लीजिएगा आप, और कार्ल ई वैमन को इसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी के नोबेल से पुरस्कृत किया गया था। कब, 2001 में। तो याद रखना, एरिक ए कॉर्नेल को, वुल्फगैंग केटरले को और कार्ल ई वैमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए 2001 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जाना जाता है। अब इसकी एक डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बीईसी तैयार किया जाता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी प्राप्त होता है। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली कभी डेफिनेशन से भी पूछ देगा कि सामान्य वायुमंडलीय घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके क्या तैयार होता है, बीईसी तैयार होता है, जिसे हम पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में भी जानते हैं। 1920 में इसकी खोज हमारी हो गई थी। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 47वां क्वेश्चन है कि नाखून की पॉलिश हटाने के लिए प्रयुक्त द्रव कौन सा है दोस्तों, तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है नाखून की पॉलिश हटाने के लिए। ठीक है, और ये मेनली वाष्पीकरण के एग्जाम्पल के रूप में भी जाना जाता है कि जैसे ही आप एसीटोन को हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, जो आपके कण होते हैं, इसके एसीटोन के कण होते हैं, वो हमारी हथेली या इसके आसपास से एनर्जी प्राप्त करते हैं, और फिर क्या होता है उसके बाद में वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने नेल पॉलिश में अगर आप एसीटोन को डालते हैं तो ये क्या करता है, जो भी आपकी नेल पॉलिश है उसके आसपास के एरिया से क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, और जो आपकी नेल पॉलिश है उससे क्या करता है, वाष्पीकृत कर देता है, जिससे हथेली पर हमें शीतलता महसूस होती है। इसे भी वाष्पीकरण के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्या, कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसी कारण पहनने चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूती कपड़े क्या होते हैं, पसीने को अवशोषित करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हमारा वाष्पीकरण हो जाता है उन कपड़ों, उसका मतलब हमारे पसीने का, उसके बाद में हमें शीतलता का महसूस होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि खुले हुए बर्तन में कभी कभी आप पानी रखते हैं धूप में तो धीरे धीरे वो पानी कम होते जाता है। या आपने देखा होगा नदियों का एग्जाम्पल कि बादल कैसे बनते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा 6th 7th 8th में। तो बादल कैसे बनते हैं, बादल की प्रोसेस क्या होते हैं, वाष्पीकरण के अकॉर्डिंग हमारा बादल बनते हैं। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल और भी देखा होगा कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो लोग अपने छतों पर पानी छिड़कते हैं, और ताकि थोड़ा बहुत ठंडा हो, अंदर वाष्पीकरण की गुप्त उसमें से उनको फायदा मिल सके। तो कई सारे इसके एग्जांपल्स भी हैं। तो एग्जांपल भी आपको देख के पूछ सकता है कि ये निम्न में से किसका एग्जांपल है, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, संकलन क्या है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है दोस्तों क्या, उच्च तापमान। तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनका तापमान भी क्या होता है, हाई होता है। तो प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान होता है। और सूर्य और तारों में उपस्थित ऊर्जा किस रूप में होती है, प्लाज्मा के ही रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तो इसके कण किस रूप में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आयनीकृत गैस के रूप में इसके कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन लैंपों में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ में चमकता है। तो प्लाज्मा दोस्तों फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप और नियॉन लैंप पर उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ में चमकता है, ठीक है। तो आयनीकृत गैस के रूप में ये होती है, और नियॉन लैंप के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है, और वह किस कारण से चमकती है, तो प्लाज्मा के कारण ही चमकता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है, वही क्वेश्चन है, प्लाज्मा के कारण होती है। अगला, किस वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया गया। पदार्थ की पांचवी अवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों को दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में बताने का श्रेय जाता है, और पदार्थ की पांचवी अवस्था के जनक के रूप में भी सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। 1920 में इन्होंने, मतलब 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले इसकी गणना करी थी। उसी आधार पर बात पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में लोगों को बताया था, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक थे, और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे दोस्तों वो क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए कि किसमें कौन सी गैस होती है, गैस के आधार। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, सही है। नियॉन लैंप में नियॉन गैस होती है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा मतलब जैसे ही हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं कि इसमें फ्लोरेसेंट लैंप हैं या फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप हैं और नियॉन लैंप हैं, तो जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करते हैं, तो जैसे ही ये अटैच होता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा प्लाज्मा तैयार होता है। प्लाज्मा के कारण क्या होता है, ये एक विशेष रंग की चमक के साथ में चमकता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस होती है, फ्रीऑन या फ्रीऑन गैस होती है, तो सभी सुमेलित इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही डैश 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 तापमान पर तथा डैश 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 करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। बहुत अधिक या ठंडा, अधिक गर्म या कम ठंडा। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी, वायु के घनत्व के 1,00,000वें जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके, बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है, कम तापमान पर ठंडा करके। अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों 55वां कि 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन और फ़ारेनहाइट इसमें परिवर्तित करना आना चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। वैसे 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम उसे 273 केल्विन ही मानते हैं। और केल्विन बराबर इसका संबंध होता है दोस्तों डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आपको क्या पूछा गया कि 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो केल्विन कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। सेल्सियस पे आप डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस रहेगा प्लस 273, तो आप 300 में से फिर ये 273 इधर आएगा, 300 में से 273 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा दोस्तों, ये होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपसे नॉर्मली पूछ देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो आप 25 में फिर क्या करेंगे 273 डायरेक्टली जोड़ लेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 25 प्लस 273 हमारा आ जाएगा 5 3 8 7 5 12 328, 25 5 3 8 सॉरी 7 5 12 228, ठीक है, सॉरी 5 3 8 7 2 9 10 308, ठीक है, कितना 308, ये भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दोस्तों आपसे बर्फ का गलनांक, अब देखिए गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि क्या बताया, वह तापमान जिस पर ठोस हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो बर्फ का गलनांक कितना माना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन दोस्तों ऐसी होती है ना, जहां पर ये हमारा द्रव रूप में भी पाया जाता है और ठोस रूप में भी पाया जाता है कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो आगे इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं आप ये ना सोच दें दोस्तों कि 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारी बर्फ पिघलेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी क्या होती है, बर्फ के फॉर्म में ही पाया जाता है और जल के फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आप ठोस और द्रव दोनों कंडीशंस को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस पर भी दोस्तों आप 100 डिग्री सेल्सियस का भी एक कॉन्सेप्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी आप द्रव और गैस दोनों कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पर क्या होता है, आपकी भाप भी बनती है और द्रव भी उबलते रहता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अगला आपका 57वां क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस और द्रव की होगी। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, अशुद्धि और दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसमें से आपको आंसर बताने की कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस और द्रव की होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस और द्रव की होगी। ठोस यानी कि दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बर्फ भी रहता है और द्रव यानी कि पानी भी रहता है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, सुमेलित नहीं है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बर्फ का गलनांक घटेगा। बिल्कुल सही है, दाब बढ़ाएंगे तो वो हमारे जो कण होते हैं वो आसपास आ जाते हैं और इसके कारण क्या होगा, हमारा गलनांक घट जाएगा। ठीक है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, अशुद्धि मिलाएंगे तब भी आपका बर्फ का गलनांक घट जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है कि अशुद्धि और दाब बढ़ाने पर द्रव का गलनांक घटता है। तो 57 का कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि अशुद्धि और दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, द्रव का क्वथनांक दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अशुद्धि और दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि द्रव से गैस अवस्था में वो जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर भी और अशुद्धि मिलाने पर भी। ठीक है। लेकिन दाब और अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, यानी कि द्रव का गलनांक क्या होगा, घटेगा। तो गलनांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, निश्चित ताप जिस पर द्रव, गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पन या क्वथन कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन उस निश्चित तापमान को क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है कि निश्चित ताप जिस पर द्रव या गैस द्रव, गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ठीक, गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है उसे वाष्पन या क्वथन कहते हैं। लेकिन उस निश्चित तापमान को क्या कहते हैं, तो उस निश्चित तापमान को क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। तो वही है क्वेश्चन, वही है, थोड़ा सा घुमा के उसे पूछ लिया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि वह ताप जिस पर वाष्प द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जिस पर गैस हमारी द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं, संघनन बिंदु, क्वथनांक, हिमांक या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, संघनन बिंदु। क्या कहते हैं, संघनन बिंदु। मैंने आपको बताया भी था कि गैस का द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, हमारा संघनन कहलाता है। और वही है, वह ताप जिस पर वाष्प द्रव में बदलेगा उसे कहेंगे हम क्या, संघनन बिंदु। अगला आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहता है। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दो प्रकार की गुप्त ऊष्माएं हमारी होती हैं, एक होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी होती है दोस्तों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं हम दोस्तों, गुप्त ऊष्मा कहते है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। यानी कि क्या, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, यानी कि जो भी ठोस है हमारा, उसे उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और संगलन की उसमें गुप्त ऊष्मा भी होती है, वाष्पीकरण की भी गुप्त। संगलन की गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितना तापमान चाहिए होगा वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होने के लिए जितना तापमान चाहिए होगा वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, या अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। और वहीं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। यानी कि ऊष्मा आप कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसका कह सकते हैं। और आज के आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है और उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है। जितने लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे उतना ही मोटिवेशन होता है। कम से कम 5000 लोग तो उत्तराखंड के इस वीडियो को देख ही सकते हैं। अगर 80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप लोगों का थोड़ा सा
अच्छा भी रहेगा कि ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो मैं भी ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको वीडियो शेयर जरूर करनी है और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये भी जरूर बताने हैं। बाकी दोस्तों एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। आपका अगले महीने जुलाई में शायद एग्जाम पेपर हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत जल्द डेट भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारी उत्तराखंड की एक दोस्तों एप्लीकेशन भी है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बताइए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।